हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात हम कर रहे थे चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी फॉर क्लास 12th, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने इसका कैलकुलेशन भी किया और करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को हमने आपस में काफी तरीके से जोड़ा यूजिंग बायट-सावर्त लॉ, यूजिंग एम्पियर-सेकेंटल लॉ और इनके एप्लीकेशंस भी किए। तो हम काफी कुछ जानते हैं अब कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो किसी भी वायर में से करंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ने के बाद अब हम इस कहानी का पेज नंबर 2 खोलेंगे। पेज नंबर 2 में हम बात करेंगे फोर्स की, कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिसमें से आई करंट जा रहा है, इसके पास किसी पॉइंट के ऊपर जहां पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां यदि कोई चार्ज क्यू रखा जाए तो उसका क्या होगा। क्या उस पर फोर्स लगेगी या फोर्स नहीं लगेगी, लगेगी तो फोर्स कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, ये सारी बातें देखनी है हमने। तो जब ये चार्ज स्टैटिक होगा, दैट मीन व्हेन दिस चार्ज इज नॉट मूविंग, तो प्रैक्टिकली कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है। फोर्स तो होगी, थोड़ी बहुत मान सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट दिस इज नेग्लिजिबल। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को एक वेलोसिटी दी जाती है, दिस चार्ज इज मूव्ड, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग जाता है। ये क्या हो रहा है कि जब चार्ज स्टैटिक है तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जब चार्ज को वेलोसिटी दी जा रही है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब इस कहानी को जरा हम समझेंगे कि असल में हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा हम फ्लैशबैक करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किया था, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स याद है। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, जरा उस बात को समझे पहले और उसको यहां लिंक करने की कोशिश भी करेंगे। हम मैक्सवेल की तरह काम करेंगे। मैक्सवेल का नाम सुना आपने ना? मैक्सवेल कौन थे? मैक्सवेल ने एक यूनिफिकेशन किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उनके बीच में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन में एक की रोल है मैक्सवेल का। जब भी कोई एक चार्ज था, और इसको हमने क्या नाम दिया था? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जब भी किसी और चार्ज से इंटरेक्शन करता था, तो किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग पार्ट में देयर वाज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टाइम भी होती थी, आज भी होती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम कोई एक चार्ज रखते हैं और जिसको नाम दिया टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि कितना फोर्स लगता है, हमने क्या देखा था? यहां फोर्स लगा था। एंड इफ इट वाज पॉजिटिव चार्ज, तो हमने ये भी देखा था कि ये फोर्स इस तरफ लगा था, यानी जिस तरफ डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसी तरफ को फोर्स लगा था। इस बात को नोट कर लिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी, मैं इसको Fe लिख लूं, इलेक्ट्रिक फोर्स वाज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? या फिर देखिए, यदि ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता? तो ये फोर्स यहां को लगती, दैट मीन्स ये इसको अट्रैक्ट करता। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को थी? फिर से बाहर को, लेकिन फोर्स कहां पे लगी? उसके एंटी पैरेलल। यानी दो बातें हो सकती थी वहां पर कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो किस तरफ को है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के प्लस या माइनस में होगी, या उसके साथ होगी, या इधर को होगी। एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स वाज इक्वल टू Q टाइम्स E, where F is the force, which force? Electric force, and E is the electric field, right? आज आगे चलते हैं। अब हम इसी के साथ लिंक करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स होता था कोई चीज, तो क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स भी होती है? क्या मैग्नेटिक फोर्स का भी कोई एग्जिस्टेंस है? आंसर इज यस। तो हमने क्या देखा कि जब भी करंट कैरी कंडक्टर के सराउंडिंग पार्ट में किसी पॉइंट के ऊपर कोई एक चार्ज रखा जाता है एंड दिस चार्ज इज मूव्ड, दिस चार्ज इज मेड टू मूव, रखा जाता है, स्टैटिक था तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इसने मूव करना शुरू किया, व्हाट हैपेंस? द फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और इस फोर्स को नाम देंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। और आज इस डिस्कशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कब ये फोर्स लगती होगी, कब ये फोर्स नहीं लगती होगी, उन सभी बातों की आज डिस्कशन की जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की एक और बड़ी कॉमन सी बात, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वाज टाइम वेरिंग। व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो हमारा स्पेस था उस पर डिफरेंट पॉइंट्स का लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। दैट मीन दिस वाज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच ऑलवेज टुक सम फाइनाइट टाइम टू गेट एस्टैब्लिश्ड। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग हो सकती है, राइट?
मैग्नेटिक फील्ड कैन बी टाइम वेरिंग, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इट्स डिफरेंट वैल्यूज कैन बी देयर। लेकिन इस डिस्कशन में हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चलेंगे कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म कैसे होगी? दैट मीन इन सम रीजन ऑफ स्पेस इट इज नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बोर्ड के इधर रखता हूं नॉर्थ पोल किसी भी बड़े मैग्नेट का, पीछे साउथ पोल होगा, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो रीजन है इन बिटवीन, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लेते हैं कि दिस फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। दैट मीन मैं इसको बी लिख सकता हूं, लेकिन यदि ये टाइम के साथ चेंज होगी तो मुझे इसको फिर dB by dt लिखना चाहिए। सो वी आर हैविंग वन करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट I जा रहा है। I को आप स्मॉल i और कैपिटल I कैसे भी शो कर सकते हैं। इसके सराउंडिंग पार्ट में, इस रीजन में देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे किसी पॉइंट P के ऊपर इफ यू प्लेस सम चार्ज Q, एंड इन द फर्स्ट केस, केस नंबर 1, व्हेन दिस चार्ज इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब इसका वेलोसिटी 0 है। व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग, तो क्या होगा? हम क्या देख रहे हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसको नोटिस भी नहीं कर रहा है, इस पे बेचारे पे कोई फोर्स लगी ही नहीं। और मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन फोर्स क्यों नहीं लगी, ये सोचने की बात है। I mean, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग 0 है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? फोर्स इज 0। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स और कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। दैट मीन स्टैटिक चार्ज के ऊपर करंट के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकली यहाँ थोड़ी सी फोर्स देखी जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो करंट कैरी कंडक्टर है उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि फिलहाल वो नहीं है। ओके, सो कंक्लूजन क्या रहा कि जब भी कोई स्टैटिक चार्ज किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा जाता है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब इस चार्ज को अपने हल्की सी वेलोसिटी दी, जब ये चार्ज थोड़ा सा चलना शुरू करता है, तो क्या देखा? फोर्स लग रहा है। जब चार्ज चला तो फोर्स लगा, चार्ज नहीं चला तो फोर्स नहीं था। When the velocity was 0, there was no force. लेकिन जैसे ही वेलोसिटी है तो एक अलग फोर्स लगा। So when a charge is projected, when a charge is imparted some velocity in this region, तो उस चार्ज के ऊपर एक अलग तरह की फोर्स देखी गई। अब इस चार्ज को वेलोसिटी इंपार्ट की जाती है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक की डिस्कशन को कंक्लूड करें 2 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेनेवर देयर इज सम करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी वायर में से करंट जा रहा हो, यानी करंट हो, या ऐसा कहिए कि पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज मेड टू मूव, तब भी वो करंट के ही इक्विवेलेंट है। ऐसा कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए, तो करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग रीजन को मॉडिफाई करती है, ये अपनी डोमेन एस्टैब्लिश कर लेती है। उस डोमेन में किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है। दैट मीन फर्स्ट पॉइंट इज दैट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर creates a magnetic field in its surrounding region, right? It creates a magnetic field, और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं बायट-सैवर्ट लॉ में और एम्पियर सर्कुलर लॉ में कि रियली ऐसा होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट नाउ द मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन स्पेस। अब इस रीजन में कोई आके दिखाए, यदि इस रीजन में यदि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, राइट, या नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा हो, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यहां पर आता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाएगी। और ये फोर्स कौन लगाएगा? ये करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी पहले तो अपनी डोमेन को एस्टैब्लिश करना, और फिर उस डोमेन में कोई आने की कोशिश करता है तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये है बिहेवियर करंट कैरिंग कंडक्टर का। हाँ, लेकिन ये फोर्स हर बार नहीं लगती, कुछ केसेस में इसमें एग्जम्पशंस भी हैं। तो वो कंसेशन किस किस को मिलेगी, किन किन कंडीशंस के तहत मिलेगी, वो हम अब फाइनल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट कैन बी द फॉर्मूला फॉर दिस मैग्नेटिक फोर्स। So let us try to understand now mathematically that what is this magnetic force on a moving charge. कोई भी moving charge होगा, उसके ऊपर यदि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस डिस्कशन में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को पीछे कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस है अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जब किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, से दिस इज अवर बी, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
उसके सराउंडिंग रीजन में इफ सम चार्ज इज प्लेस्ड, वही तो करना है हमने कि इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा। तो इफ सम चार्ज इज प्लेस्ड, केस नंबर 1, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज that when this charge is stationary, that means the velocity of this charge is zero, no force is acting on this, right? There is no force. दूसरी बात, क्या और भी केसेस हैं जब इस पे फोर्स नहीं लगेगी? क्या ये रियायत, क्या ये कंसेशन कहीं और भी मिलेगी? यस, मिलेगी। जब ये चार्ज एक स्पेशल लाइन के अलोंग चलेगा। कौन सी लाइन? इस बी के पैरेलल। तो ये पैरेलल भी हो सकता है, यानी इसका वेलोसिटी यहां को भी हो सकता है, या फिर इसका वेलोसिटी यहां को भी हो सकता है। along this whole line which is parallel or anti-parallel to this magnetic field, ये तो यदि velocity is parallel to the magnetic field और velocity is anti-parallel to the magnetic field, इन दोनों केस में क्या होगा? दोनों केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन या तो चार्ज स्टेशन रहे तो कोई फोर्स नहीं, या फिर चार्ज चले तो साथ चले, कोई फोर्स नहीं, और चार्ज बिल्कुल विरोध करे, बिल्कुल उल्टा चले, तब भी कोई फोर्स नहीं, राइट। लेकिन यदि इसके अलावा किसी और लाइन पर चार्ज चलता है, ये ऐसे चलता है, फोर्स लगेगी, ऐसे चलता है तब भी फोर्स लगेगी। दैट मीन्स चार्ज मस्ट मूव एक्सेप्ट दिस, तो फोर्स लगेगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि कब फोर्स नहीं लगेगी? 3 केस में फोर्स नहीं लगेगी। नंबर 1, व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी और चार्ज इज मूविंग एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो वेक्टर वो भी ना, तो चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस नो फोर्स। और तीसरे केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का और ये हुआ डायरेक्शन वेलोसिटी का, तो भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अब फोर्स कहां कहां लगेगी उस बात पे गौर करते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा मेन फॉर्मूला आने वाला है। और यदि वो फॉर्मूला आता है तो क्या वहां से ये केस भी निकल जाएंगे? यदि ऐसा हो पाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये लेते हैं हम एक रीजन, एक प्लेन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, राइट। और मान लेते हैं कि यहाँ कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है और दिस चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज इम्पार्टेड सम वेलोसिटी, और इस चार्ज को वेलोसिटी दिया आपने इस तरफ, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है एंड दिस इज हैपनिंग इन सम प्लेन। एक कोई पेपर सा बना लेते हैं, इस प्लेन में देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमने वेलोसिटी दी, तो क्या हुआ? देखा कि फोर्स लगी। और फोर्स कहां को लगी? उस फोर्स को हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो फोर्स है वो इस प्लेन के, इस पेपर के लगी परपेंडिकुलर। कैन यू गेट इट? ये है वो प्लेन जिस प्लेन में हमारी फोर्स लग रही है। दैट मीन्स यदि इस बोर्ड को मान लिया जाए कि ये प्लेन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, और कोई चार्ज यदि यहां पर मान लीजिए उसी प्लेन में चल रहा है, तो जो फोर्स है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, राइट। ये देख रहे हैं हम। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बात अभी की जाएगी, लेकिन फोकस यहां पे करते हैं कि इस फोर्स को फिर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इस फोर्स को कम और ज्यादा करने की कोशिश की गई। क्या देखते हैं कि जितना चार्ज ज्यादा है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज्यादा है, उतना फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। फोर्स मीन चार्ज को धक्का लग रहा है, राइट। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स। दूसरी बात क्या देखी गई कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उतनी ही ज्यादा फोर्स, तो B ज्यादा होने से भी फोर्स बढ़ रहा है ये। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, थर्ड पॉइंट था कि इस वेलोसिटी वेक्टर को यदि रिजॉल्व किया जाए, मान लो मैं कहता हूं कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड से दिस इज वाई एक्सिस, और मैं यहां कहता हूं कि दिस इज नाउ जेड एक्सिस, राइट। तो इस v को रिजॉल्व किया जाए तो बोलिए क्या बनेगा? दिस इज v cos ऑफ थीटा एंड दिस फैक्टर इज v sin ऑफ थीटा। इस तरफ कौन है? इस तरफ हुआ v sin थीटा, राइट। एंड इस तरफ कौन हुआ? दिस इज v cos ऑफ थीटा। तो जो v cos थीटा है ये तो b के अलोंग है। तो क्या लगता है आपको, क्या v cos थीटा के कारण जो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इस वेलोसिटी के कारण फोर्स होगा? बिल्कुल नहीं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी हो तो कोई भी फोर्स ऑब्जर्व नहीं होता है। दैट मीन v cos थीटा डज नॉट कंट्रीब्यूट। तो कौन कर रहा है कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक फोर्स के लिए? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट?
v sin थीटा, और ये तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन द मैग्नेटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन v sin ऑफ थीटा। तो ये तो हुई तीन ऑब्जर्वेशन। फोर्स जब हुआ तो दो बातें से पहले थी, कौन सी? नंबर वन, जब वेलोसिटी जीरो थी उस टाइम फोर्स नहीं था, या फिर जब ये थीटा 0 डिग्री था तब भी फोर्स नहीं था, या थीटा 180 डिग्री था तब भी फोर्स नहीं था। अब आपने भी पढ़ा है मैथमेटिक्स, आपने भी वेक्टर्स अलजेब्रा पढ़ा है, एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए ये सारी की सारी बातें उसके लिए वैलिड हो जाएं। तो ये तभी सारी बातें एक्सप्लेन हो सकती हैं इफ आई राइट दैट दिस फोर्स वेक्टर प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो इक्वल टू के करके हो जाएगा ना, तो के को 1 मान लीजिए, मैं उसको सीधा लिख रहा हूं इक्वल टू साइन एफ इज इक्वल टू क्यू एंड दिस इज v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखिए क्या ये रिलेशन इन सभी बातों को वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या बन गया ये? दिस इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, राइट। तो पहले तो बात कर ली जाए कि जब फोर्स लगती है तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? क्यू के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल बात हुई। मोर द चार्ज मोर इज फोर्स, मोर द मैग्नेटिक फील्ड along this line और कहीं को भी, this can be shown with the help of cross if it is into the plane of paper, right, and it can be shown with the help of dots if it is out of the plane of paper। बात पहले भी हुई, तो ऐसे शो कर लीजिए या किसी एक्सिस के अलोंग आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये सभी तरीके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के हैं। ध्यान रहे ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो की जा रही है। तो फोर्स ज्यादा होगा यदि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और v cos थीटा छोड़िए क्योंकि ये तो था अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसकी बात बाद में करते हैं। v sin थीटा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, और साइन थीटा बोले तो थीटा, दैट मीन थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, ये बिल्कुल कर रही है। जब थीटा 0 था तो फोर्स नहीं थी, और जब इधर आ रहे हैं तो क्या फोर्स मैक्सिमम होगी वो बात देख लेते हैं। तो 0 से 1 पे कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? वो साइन होती है। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 इज 0, तो फोर्स 0 है, राइट। और जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 इज 1, फोर्स है। तो सारी की सारी बातें यहां से कवर हो रही हैं। तो अब हम करेंगे स्पेशल केसेस, ऑलरेडी सारे हमने पढ़े हैं। सो एज नाउ वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात में की जाएगी, ये इसका वेक्टर नोटेशन है इस फोर्स का, ये इसका हुआ मैग्नीट्यूड। सो नाउ विल डू इट्स स्पेशल केसेस। केस नंबर 1 इज दैट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, जब v 0 होगा तो f कितना हो गया? 0। दैट मीन मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एक्ट व्हेन द वेलोसिटी इज 0। ये स्टैटिक चार्जेस पे काम नहीं करती है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यदि कोई स्टेशनरी चार्ज हो, चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, तो उसे कोई खतरा नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 is that when theta is equal to 0 degree, when theta is 0, what is f? f is qvb sine of 0 degree, that means sin 0 is 0, once again force is 0, that means कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अब ये फील्ड कहां को है? दिस फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इस फील्ड में यदि कोई चार्ज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही जा रहा है, या फिर दिस इज द फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट्स दिखा रहे ना हम, कमिंग टुवर्ड्स यू, तो यहां पर चार्ज इज आल्सो कमिंग टुवर्ड्स यू। यदि फील्ड यहां को जा रही है और चार्ज भी यहां को जा रहा है, थीटा इज 0 डिग्री, इन दैट केस आल्सो चार्ज को कोई खतरा नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। केस नंबर 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात भी अभी कहनी है कि थीटा 180 हुआ तो क्या हुआ? दैट मीन द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर and charge is coming towards you, or alternatively field is coming towards you and charge is going away from you. In both the cases theta is 180 degree, field इधर को और चार्ज यहां जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, थीटा इज 180 डिग्री। इन दैट केस f will be equal to qvb sin of 180 डिग्री, और sin 180 भी 0 होता है, दैट मीन दिस फोर्स इज 0। तो जो बातें पहले ऑब्जर्व की गई थी उन सभी को ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वैलिडेट कर रहा है, राइट। तीन बातें तो ये हो गई कि फोर्स 0 कब होता है इन तीन केसेस में, और ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है। तो फोर्थ इज, सोचिए, फोर्थ इज दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन? दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग z एक्सिस और इट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और चार्ज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यानी एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री,
इन दैट केस देखिए रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा कहे थे, साइन 90 हो गया, 1 होता है, दैट मीन दिस इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और ये होता है मैक्सिमम फोर्स ऑन सम चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब ये वेलोसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, इन दैट केस इट इज मैक्सिमम। तो ये तो बात हुई कि मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है। अब जरा बात कर लीजिए इसके यूनिट्स की। यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड के? So in the units of magnetic field, we can name at least 4 units for the magnetic field. Very first unit is SI unit, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. This is called Tesla. Tesla, full name is Tesla. And the second unit is Gauss. Gauss is another unit of magnetic field, which is the CGS unit. And we know that 1 Gauss is equal to 10 power minus 4 Tesla. 1 Tesla is very very big unit of magnetic field. हमने पहले ही पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 1 गॉस है, राइट। एक मैग्नेट जो होता है ना, बार मैग्नेट, उसके सराउंडिंग पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 10 पर -2 टेस्ला। तो आप रियलाइज कीजिए कि टेस्ला कितना बड़ा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। वी कैन राइट 2 मोर यूनिट्स। नंबर थर्ड यूनिट कैन बी, अभी आपने देखा कि एफ क्या होता है, एफ इज क्यू वी क्रॉस बी और क्यू बी भी साइन थीटा। साइन थीटा के तो यूनिट्स नहीं होते, छोड़िए इसको। What is B? B is equal to F by QB. That means another unit of magnetic field can be Newton. Force is Newton divided by, this is Q. Q is IT, ampere. So Newton per ampere. And this is V into T. VT is, I am replacing Q with IT. This is Q, IT, V and VT. Velocity into time is displacement. This is meter. So we can write this is Newton per ampere meter or Newton पर एम्पियर पर मीटर। तो कैसा भी आप लिख सकते हैं इसको। एंड वन मोर रिलेशन इज देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हम जब बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की नेक्स्ट चैप्टर में, तो फाई होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो बी इज इक्वल टू फाई बाई ए। तो फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्थ यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेबर, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट इज वेबर divided by area. Area is meter square. So this is capital W and small b, Weber. ये इसका full name और ये इसका short. This is Weber per meter square. So these are the 4 units for magnetic field. अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि यदि ये मैग्नेटिक फोर्स होती है तो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहाँ को होता है, राइट। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स हमने कंप्लीट किया कि F is equal to QVB sine of theta, right? This is the magnitude. Or in vector form, this was force is equal to Q, and this is V vector cross B vector. So this was the vector notation for the magnetic force. ये इसका magnitude था। अब हम देखेंगे कि इस magnetic force का direction क्या होता है। So direction of the magnetic force is given by one special rule, and this rule is Fleming's left hand rule. इनफैक्ट ये जो रूल है ये भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन दिस इज एस्टैब्लिश्ड रूल। आप इस रूल को कहीं भी कोट कर सकते हैं कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड में क्या करना है, सबसे पहले थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करेंगे ताकि ये म्यूचुअली 90 डिग्री के एंगल बनाए। ये सिस्टम सेट हो गया, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। अब हम इनके कुछ नाम देंगे कि कौन कौन चीज कहां कहां पे जाएगी। तो इन दोनों के ऊपर आएगा इफ, यदि ये और ये यहां को हो, दिस आर इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ये है तो देन यहां पर होगा। इफ समथिंग इज हियर, समथिंग इज हियर, देन द फोर्स इज हियर। तो ये देन है और ये दोनों इफ है। और अब इन सभी को नाम दे लेते हैं। ये तो फोर्स हुआ, this is magnetic field B, this is magnetic field, and this is I. I means direction of positive charge. तो बाद में जब करंट पढ़ेंगे तब भी यूज होगा ये, लेकिन फिलहाल इसको बोलिए आप डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ फोर्स, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि इस तरफ हो और पॉजिटिव चार्ज का मोशन आपकी तरफ को हो तो फोर्स ऊपर लगेगा। सिंपल सा है ये। इफ और देन, यदि इफ और देन को समझ नहीं पाएंगे तो काम सारा गलत हो जाएगा। तो पहले इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द फोर फिंगर
if the positive charge is moving towards the middle finger, then the thumb gives the direction of force on that charge. So this rule is called Fleming's left hand rule. This is used to give the direction of magnetic force. तो फिर से इस रूल को बता दें, फिर इसको अप्लाई करते हैं. So we'll start with that thumb, forefinger and middle finger of our left hand are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. तो बेसिक सेटअप के बाद बात शुरू करते हैं if की, और फिर बात करेंगे then की. तो if में क्या लिखेंगे? If the magnetic field is pointed along the forefinger and, ये भी if में आएगा, and the direction of motion of the positive charge is along the middle finger, then the stretched thumb gives the direction of magnetic force on that charge. तो जो डायग्राम हमने बनाया था फार्मूला, उसको फिर से बनाएं. This was the direction of magnetic field along x-axis. This is our y-axis, और y-axis के along we had shown velocity, right? और यहां पर शो किया हमने मैग्नेटिक फोर्स को. That means this is the direction of motion of positive charge. तो फिर देखिए लेफ्ट हैंड रूल, ये हुआ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ को. तो मैं यहां पर इस प्लेन को ले रहा हूं जो पैरेलल है इस ग्राउंड के, इस फर्श के, एज एक्स वाई प्लेन, और ऊपर ले रहा हूं z एक्सिस. सो हम क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग फोर फिंगर अलोंग x एक्सिस. द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स यू. दिस इज अलोंग y एक्सिस. देन द फोर्स इज टुवर्ड्स द z एक्सिस, दैट मींस अलोंग द स्ट्रेच्ड थंब. और यदि पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? इन दैट केस अलोंग दिस लाइन वेलोसिटी तो है, लेकिन वो किसकी वेलोसिटी है? वो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी है. इन दैट केस फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. इफ द पॉजिटिव चार्ज वाज इन दिस डायरेक्शन, द नेगेटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, थंब गोज डाउन, दैट मीन फोर्स अब लगेगी नीचे की तरफ. तो मन में बात बिठा ली जाए कि यदि हम लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इधर को है और यहां इलेक्ट्रॉन की बात होती है विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो हमें इस फोर्स को सिंपली उल्टा कर देना है. इज इट? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने जो कुछ कहा दैट वाज फॉर द पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज में आपने उसको खुद ही उल्टा कर देना है. तो बी में और एफ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज में हमेशा सतर्क रहें, हमेशा ध्यान से काम करें. इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ठीक है, एंड इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट तब भी ठीक है. करंट मीन इफ सम वायर इज देयर एंड थ्रू वायर सम करंट इज गोइंग. हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट ही होता है. तो मैं इसको भी पॉजिटिव चार्जेस का ही डायरेक्शन मान सकता हूं. तो जब तो ये पॉजिटिव चार्ज या करंट हो फिर तो वेलोसिटी जैसे हमने बात की वैसे ही आएगी, लेकिन यदि ये डायरेक्शन हो नेगेटिव चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, दैट केस उल्टा होगा तो वहां पर फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए एक और निमोनिक है, एक छोटा सा मेमोरी मैप है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल. व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? इनफैक्ट ये कहीं पर कोई डेजिग्नेटेड रूल नहीं है, लेकिन फिर भी इसे शॉर्टकट से यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो राइट हैंड पाम रूल इज द अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो अब बात शुरू करेंगे राइट हैंड से. राइट हैंड को ऐसे हम आशीर्वाद की मुद्रा में लेकर आ जाएंगे और इसको ऐसे खोल देंगे. तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का. करते हैं, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट. और इस केस में थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. दो चीजें सिर्फ, क्या देखा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड यदि यहां पे है तो दो ही तरीके ना. तो मैग्नेटिक फील्ड आगे को है तो आगे करो, ऐसे कर लीजिए, हमें एनी डांस स्टेप यू कैन टेक, इस तरह से या इस तरह से, राइट. लेकिन ध्यान रहे कि ये डांस स्टेप कैसा होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा. तो वेलोसिटी कहां को है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ को है, तो पाम जिस तरफ को होगा वहां को फोर्स होगा. तो यहां पर आपका पाम इज अपवर्ड्स, दैट मीन फोर्स अपवर्ड होगा. दूसरी बात करें कि इफ इट वाज नेगेटिव चार्ज तो ऐसे था ना, ये फील्ड तो वही रहा, फील्ड रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जगह यदि हमने बात करनी होती डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस की, तो पाम इज गोइंग डाउन, दैट मींस केस में फोर्स नीचे की तरफ होती. एनी हाउ यू कैन अप्लाई, आपको जो ठीक लगता है. आप यदि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से काम करना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है यू ऑलवेज राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन आप प्रैक्टिकली राइट हैंड पाम रूल का यूज भी कर सकते हैं. इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज होते तो फोर्स कहां को होती? तो इलेक्ट्रॉन वाली फोर्स उसके उल्टा होगी. दिस इज हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस डिफाइन व्हाट इज 1 टेस्ला. आप जानते हैं F इज इक्वल टू QVB
साइन ऑफ थीटा। हमने कहा था कि टेस्ला होता है यूनिट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। सो बी कम्स और टू बी एफ बाय क्यू वी साइन ऑफ थीटा। तो क्या इस रिलेशन से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकेंगे? यस वी कैन। आप शुरू यहां से करिए कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज is moving with a velocity of 1 meter per second at an angle theta 90 बोलिए ना, तो at an angle this is the direction of magnetic field, so charge is moving along this line। तो फिर से कह रहा हूं when 1 coulomb of charge is moving with velocity of 1 meter per second at an angle 90 degree with a magnetic field, that means this is 90, and this charge experiences the force of 1 Newton, then the magnetic field is said to be 1 Tesla। क्या कहा? The magnetic field is said to be 1 Tesla. This field is 1 Tesla in which if a charge of 1 coulomb is moving, is not stationary, is moving, the speed of 1 meter per second at an angle 90 degree with the magnetic field, and this charge experiences the force of 1 Newton। फोर्स 1 न्यूटन हो रही है इस चार्ज के ऊपर। इन दैट केस द फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सही, इन दोनों को हम जरा डिफरेंशिएट करें। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स वाज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। सोचिए दोनों पढ़ी हैं आपने, तो पॉइंट वाइज इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं व्हाट द फर्स्ट पॉइंट कैन बी। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम कोई चार्ज प्लेस करते तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज इन द सेम लाइन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसके पैरेलल या इसके एंटी पैरेलल, सेम प्लेन में। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ने अपने क्या देखा कि द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस एक्स एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स थी अलोंग जेड एक्सिस जो हमने एग्जांपल लिया था। और अदरवाइज भी हमने इसका देखा था फार्मूला, एफ वाज इक्वल टू क्यू एंड दिस वाज वी क्रॉस बी। That means velocity vector और magnetic field vector किसी plane में है, say this is magnetic field and this is velocity vector and this is the sense of rotation theta। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में 11th क्लास में पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, और जिसको हमने कहा था मैक्सवेल कॉक्स ट्री रूल कि सेंस ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम बी टू बी। तो थंब जिस तरफ जा रहा है, उस टिप ऑफ द स्क्रू जिस तरफ जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी यहां पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। यानी जो v क्रॉस b को q से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स आ रहा है, यही हुआ डायरेक्शन फोर्स का। यानी फोर्स हमेशा किस तरफ को है, जिस तरफ v क्रॉस b है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b? तो ये b और v के प्लेन के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस v क्रॉस b के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, और ये होती ही सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल में है। और ये कहां पे होती है? ये होती है परपेंडिकुलर में। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई भी डिपेंडेंस नहीं था वेलोसिटी के ऊपर। चार्ज स्टैटिक हो, मूविंग हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई भी डिपेंडेंस वेलोसिटी पे नहीं था। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो हुई क्यू वी क्रॉस बी, ये काम ही तब की। मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आई कब? व्हेन देयर वाज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बिना थी ही नहीं ये, तो इसकी तो जान ही वेलोसिटी में अटकी हुई है ना। वेलोसिटी होगी तभी तो ये फोर्स होगी। दैट मीन मैग्नेटिक फोर्स हैज डिपेंडेंस ऑन द वेलोसिटी। एंड वन मोर पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? आप जानते हैं दिस इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मान लीजिए सम चार्ज वाज देयर और जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है, तो वो उसी तरफ को करेगी या फिर इधर को करेगी। तो या तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट। हमने क्या देखना है कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। यानी किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डज वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डज द वर्क ऑन दिस चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मान लेते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये शो की कहां को, अंदर की तरफ को, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये हुआ हमारा चार्ज पार्टिकल और ये जा रहा है इधर को। तो चार्ज पार्टिकल जा रहा है ईस्ट की तरफ को, इधर को, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेट अस यूज राइट हैंड पाम रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग गई हमारी फिंगर्स और थंब गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पाम नीचे की तरफ को है, जिसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा,
तो ये हुआ डायरेक्शन फोर्स का। तो क्या देख रहे हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन है। व्हाट इज एंगल? एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट इज वर्क डन इन आवर केस? दिस इज एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है, दैट मीन यहाँ पे वर्क नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द मूविंग चार्ज। यहां पर वर्क हमेशा हुआ, लेकिन यहां पर वर्क डन जीरो होता है। हम इसी कॉन्सेप्ट को एक और मेथड से भी डेवलप कर सकते हैं, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिफरेंट है और ये किस तरफ काम करती है, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। और अब हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स क्या होती है? इनफैक्ट ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का यूनिफिकेशन है। दिस वाज गिवन बाय मिस्टर लॉरेंज। और लॉरेंज ने क्या कहा कि यदि किसी रीजन में दोनों फील्ड हों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उस रीजन में और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहां पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स लगता है। तो लॉरेंज ने कहा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंज फोर्स इज दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, which is experienced by a charged particle in some region where both electric field and magnetic field exist. और ये फोर्स कितना होगा? लॉरेंज फोर्स कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। एग्री? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो यू कैन राइट द फाइनल फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स इज electric force is Q times E, where Q is that charge particle, and E is electric field in this region, and plus magnetic force, ये जानते हैं आप, this is Q, this is V cross B, where V is the velocity vector of this charge particle and B is the magnetic field in that region. So if Q is taken common, so Lorentz force can be written as F is equal to Q, this electric field plus वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इसमें ऐड करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आवर लॉरेंज फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे काम करना शुरू करते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज है Q इज इक्वल टू -4 माइक्रो कूलम, तो -4 10 पर -6 कूलम। इट हैज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v and velocity vector is given to be 2i minus 3j plus k multiplied by 10 raised power 6 meter per second, ये velocity है। and magnetic field is given to be 2i plus this is 5j minus 3k and this is 10 raised power minus 2 Tesla, right? So this is our magnetic field. So we have to calculate the force on this charge. F कितना होगा? आप जानते हैं Q V क्रॉस B, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की बात नहीं की है, यहाँ पर वेक्टर्स आर गिवन इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, तो हमें इसको A क्रॉस B के फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पुट द वैल्यूज, दिस इज -4 into 10 raised power -6, ये Q का वैल्यू हो गया। एंड व्हाट इज V क्रॉस B? यू कैन फर्स्ट राइट V एंड देन क्रॉस B। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाउ डू वी सॉल्व? दिस इज I J K and V, this is 2 -3 and 1 and B, this is 2 5 and -3। अब आप जानते हैं हाउ टू सॉल्व इट। देखिए साथ साथ I यूनिट वेक्टर, तो I में ये और ये दोनों कवर कर लेंगे। दिस इज -3 into -3 इज +9 माइनस दिस इज 5 1 जार 5। हम इस पे फोकस करेंगे ना यहाँ पर। तो -3 into -3 इज +9 एंड -5। I कवर हुआ। बात करते हैं J की, माइनस साइन चलना है। अब J पर आइए, तो दिस इज अवर J, तो इसको कवर किया। तो नाउ दिस इज 2 3 जार -6 एंड दिस इज -2। बात करते हैं प्लस K के साथ, तो K कवर कर लेंगे। दैट बिकम्स 2 5 जार 10 एंड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 2 3 जार 6। और साथ में कर लेते हैं एडजस्ट पावर्स को, 10 पावर 6 और 10 पावर -2, दैट बिकम्स 10 रेज पावर +4 एंड दैट बिकम्स -4 इंटू दिस इज 4i, मैं पावर बाद में लिखूंगा। दिस इज -j और यहां पर आ गया -8, सो दिस इज +8j लिख दूं इसको। दिस इज +8j, दिस इज 10 + 6 is 16 plus 16k एंड पावर यहाँ पे 10 पावर 4 था, दिस इज 10 पावर -6, दिस इज 10 पावर -2 और ये फोर्स है, तो ये हमारा आंसर चलेगा न्यूटन में। एंड फाइन इट बिकम्स -16i -32j and this is -64k multiplied by 10 raised power -2 Newton. So otherwise you can take -16 common from here. So F is equal to -16 if taken common, that becomes I
and this is plus 2j and this is plus 4k. So 10 power minus 2 and this is Newton. So this is our force and you can find what is the magnitude of this force. कैसे करते हैं पता आपको, fx square plus fy square plus fz square and whole square root. So in that way you can find the magnitude of this force also, right? So in this question we have to relate these magnetic fields with one example. तो यहाँ पे 10 power minus 5 टेस्ला सबसे व्यवहारिक फील्ड है. This is the magnetic field at earth surface. नियर द अर्थ सरफेस ये होती है मैग्नेटिक फील्ड जो कि काफी कम है. 10 पावर माइनस 2 टेस्ला फील्ड होती है किसी बार मैग्नेट के जो सराउंडिंग पार्ट है वहां पर. ऑलमोस्ट दिस फील्ड इज देयर. 1 टेस्ला काफी एक बड़ी फील्ड है जो कि लैब में ही फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत एक बड़ी फील्ड है ये. एंड 10 पावर 8 टेस्ला इज अ वेरी वेरी लार्ज फील्ड और ये तो थ्योरेटिकली किसी न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस के ऊपर ही हम इसको रिलेट कर पाते हैं. तो न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस पे 10 पावर 8 टेस्ला, 1 टेस्ला किसी लैब में, 10 पर माइनस 2 टेस्ला बार मैग्नेट के रेफरेंस में, 10 पर माइनस 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ सरफेस के आसपास. 10 पर माइनस 10 टेस्ला काफी कम फील्ड है एंड इट कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमन नर्व फाइबर, right? And 10 power minus 12 Tesla field is very weak field and this can be somewhere in interstellar space. तो दिस वाज एन आइडिया कि कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती हैं और कहाँ पे होती है. एंड फाइनली मैग्नेटिक फोर्स के बिहेवियर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर पॉजिटिव चार्ज, और मान लेते हैं कि इस तरफ को है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट? तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ये पढ़ा आपने. तो ये केस तो वैसा ही केस है कि कोई प्लेनेट है and planet is going along this line और gravitational force को यहाँ खींच रही है. So what is the work done by gravitational force on this planet? Zero, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर. तो मैग्नेटिक फोर्स का भी वर्क डन जीरो ही होता है, हमने पढ़ा. इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स लग तो रही है लेकिन इसके लगने से पार्टिकल कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. दैट मीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ए पार्टिकल कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. लेकिन क्योंकि ये इसके अलोंग काम नहीं करती है तो ये इसकी स्पीड को ऑल्टर नहीं कर सकती. मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो क्या मैं कहूं कि वेलोसिटी को ऑल्टर करती कि नहीं करती? तो सिंस वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, स्पीड तो चेंज नहीं करती है ये, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है. दैट मीन वेलोसिटी को ऑल्टर कर सकती है. तो मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज direction of motion, it can never change speed, and it can change velocity. लेकिन यहां से लिंक करते हैं कि लेकिन इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ये कम ज्यादा नहीं कर सकती है. दैट मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी को भी ये चेंज नहीं कर सकती है. दैट मीन मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकती. हाँ, ये क्या कर सकती है? दिस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस कैन आल्सो चेंज द वेलोसिटी. तो जो रोल सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है ऑलमोस्ट वही रोल ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्ले कर रही है. तो कमिंग टाइम में इसी टॉपिक पे ऐसी ही और डिस्कशन भी होती रहेंगी. फिलहाल के लिए इतने काफी. प्लीज टेक केयर.